दोस्तों, आज के डिजिटल युग में गूगल ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां आप किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। गूगल पर आपको हर जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है, यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। यदि इसका सदुपयोग किया जाए, तो यह हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक साधन बन सकता है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए, तो यह हमें विनाश की ओर भी ले जा सकता है। जहां एक ओर गूगल ज्ञान का भंडार है, वहीं दूसरी ओर यह गलत इरादों वाले लोगों के लिए एक खतरनाक हथियार भी बन सकता है। आज की कहानी भी कुछ इसी विषय पर आधारित है। दरअसल एक बंद कमरा था। पति पत्नी बैठे हुए थे और साथ में एक छोटा सा बच्चा उस कमरे में खेल रहा था। पत्नी का ध्यान पूरी तरह से दीवार पर लगी टीवी पर था। वह रिमोट से टीवी के चैनल बदल रही थी। ठीक उसके बगल में उसका पति बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान टीवी पर नहीं, बल्कि लैपटॉप पर था। पति गूगल पर लिखता है, बीवी के मरने के बाद कितने दिनों बाद दूसरी शादी कर सकते हैं। गूगल कई तरीके के सुझाव देता है। वह उन सुझावों को पढ़ता है और फिर अपनी बीवी को तिरछी नजर से देखता है। बीवी अभी भी टीवी देख रही थी और इस बात से बेखबर थी कि उसका पति लैपटॉप पर क्या कर रहा है। इसके बाद पति गूगल पर कुछ और सर्च करता है, लेकिन जो उसने आखिरी बार सर्च किया वह ऐसा था कि पुलिस द्वारा केस सुलझाने के बाद भी यह केस अनसुलझा ही रह गया। दरअसल यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह नरेश भट्टे की है। नरेश आर्मी का रिटायर्ड अफसर था और यह तस्वीर उसकी पत्नी ममता की है। नरेश भट्ट की उम्र 37 साल थी और ममता, जो उसकी धर्मपत्नी थी, उसकी उम्र करीब 28 साल थी। दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। इनकी शादीशुदा जिंदगी की गवाह ये कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जीवन कैसा था। ये तस्वीरें नरेश और ममता के प्रेमपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब हैं। ममता और नरेश की शादीशुदा जिंदगी की इन तस्वीरों में दोनों बेहद खुश नजर आते हैं। शादी की तस्वीरों में ममता की मुस्कान से यह साफ झलकता है कि वह अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट और खुश थी। शादी के कुछ ही समय बाद उनकी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आया। ममता के बच्चे के साथ की तस्वीरें यह दर्शाती हैं कि वह एक दयालु और समर्पित मां थी। लेकिन यहीं से कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। एक दिन ममता अचानक से गायब हो जाती है। बच्चा वहीं रहता है और नरेश भी घर में मौजूद रहता है, लेकिन ममता के गायब होने का कारण रहस्यमय बना रहता है। जल्द ही पुलिस नरेश के घर पहुंचती है। जांच के दौरान नरेश पुलिस को गुमराह करने में सफल रहता है, लेकिन उसकी हरकतों और सवालों से यह मामला और जटिल हो जाता है। दरअसल नरेश की उम्र 37 साल थी और वह नेपाल के कंचनपुर जिले से संबंध रखता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने यूके में अपना करियर बनाया और वहीं बस गया। ममता भी नेपाल की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम कमल और माता का नाम गीता था। ममता बचपन से ही एक प्रतिभाशाली लड़की थी। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नेपाल में पूरी की और बाद में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु चली गई। अपनी मेहनत और लगन से वह अपने बैच की टॉपर बनी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नेपाल लौट आई। नेपाल लौटने के बाद ममता की मुलाकात नरेश से हुई। नरेश से मिलते ही ममता को उससे प्रेम हो गया, क्योंकि नरेश भी कंचनपुर का रहने वाला था और विदेश में स्थापित था। ममता के माता पिता ने इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दिसंबर 2020 में ममता और नरेश की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद ममता और नरेश के बीच संबंध सामान्य थे। जुलाई 2021 में नरेश ममता को अमेरिका ले गया, जहां उनका जीवन सामान्य प्रतीत हो रहा था। ममता ने अमेरिका में एक अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू कर दी। 22 अगस्त 2023 को ममता ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसी बीच कहानी ने एक नया और रहस्यमय मोड़ ले लिया। जब पुलिस नरेश के घर पहुंची और उससे ममता की गुमशुदगी के बारे में पूछा, तो नरेश ने जवाब दिया, मेरी बीवी गायब नहीं हुई है, वह कहीं चली गई है और 2-4 दिन में लौट आएगी। नरेश का यह दावा था कि ममता पहले भी कई बार घर छोड़कर जा चुकी थी,
और कुछ हफ्तों बाद लौट आई थी। उसने यह भी बताया कि वे दोनों अलग होने की योजना बना रहे थे और तलाक का विचार पहले से ही चल रहा था। नरेश ने पुलिस को यह भी कहा कि ममता अक्सर इस बात पर गुस्सा होती थी कि वह अपने माता-पिता के साथ रहता है। ममता नहीं चाहती थी कि नरेश के माता-पिता उनके साथ रहें। नरेश ने ममता के दबाव में अपने माता-पिता को नेपाल भेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद ममता का गुस्सा कम नहीं हुआ। जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ शुरू की, तो नरेश ने बताया कि ममता महीने में 3 दिन, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, काम पर जाती थी, लेकिन वह कहाँ जाती थी और क्या करती थी, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने जब ममता का संपर्क नंबर मांगा, तो नरेश ने कहा कि उसके पास ममता का कोई फोन नंबर नहीं है, क्योंकि वे फोन पर बातचीत नहीं करते थे। नरेश के बयानों से पुलिस को शक होने लगा। नरेश की घबराहट और टालमटोल से यह स्पष्ट हो गया कि वह कुछ छिपा रहा है। पुलिस ने नरेश की पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू की। जांच में पता चला कि नरेश पहले एक आर्मी ऑफिसर रह चुका है। नरेश के बारे में पुलिस को जब गहराई से जानकारी मिली, तो यह स्पष्ट हुआ कि वह यूएस मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर था और इसके बाद एक काउंटी पुलिस विभाग में भी सेवा दे चुका था। 2 अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने के कारण उसे मिलिट्री और पुलिस के काम करने के तरीकों की अच्छी जानकारी थी। उसे पता था कि पुलिस किस प्रकार जांच करती है और कैसे अपने कदम आगे बढ़ाती है। दूसरी ओर, ममता अमेरिका के प्रिंस विलियम मेडिकल सेंटर में बतौर रजिस्टर्ड नर्स काम करती थी। ममता को 1 और 2 अगस्त को अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना था, लेकिन वह अस्पताल नहीं पहुंची। अस्पताल ने ईमेल और फोन के जरिए ममता से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन ममता से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब अस्पताल ने कई दिनों तक ममता से संपर्क नहीं कर पाया, तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस जब ममता के बताए गए पते पर पहुंची, तो नरेश ने पुलिस से कहा, अगर अस्पताल ने आपको बताया है कि वह गायब है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट अब भी दर्ज मत करे। अक्सर वह कई दिनों के लिए बाहर चली जाती है और इस दौरान किसी से संपर्क नहीं रखती। नरेश का यह बार-बार कहना कि ममता अक्सर गायब हो जाती थी और उसकी गुमशुदगी कोई बड़ी बात नहीं थी, पुलिस को और अधिक संदेहास्पद लगा। उसने यह भी बताया कि वे दोनों तलाक लेने की प्रक्रिया में थे और उनका रिश्ता पहले से ही तनावपूर्ण था। पुलिस का शक नरेश के इस असामान्य व्यवहार से गहराता चला गया। नरेश बार-बार पुलिस से यह आग्रह कर रहा था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज न की जाए। उसके इस रवैये ने पुलिस को ममता की गायब होने की स्थिति पर गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया। ममता के गायब होने की गुत्थी अब और जटिल हो रही थी। पुलिस ने ममता की मां से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि आखिरी बार 29 जुलाई को उनकी बेटी से फोन पर बात हुई थी। उस बातचीत में ममता ने किसी भी तरह के तनाव या परेशानी का जिक्र नहीं किया था। हालांकि ममता और उनकी मां के बीच लंबी दूरी होने के कारण यह संभव था कि ममता अपनी मां को परेशान न करने के लिए नरेश के साथ अपने संबंधों के बारे में कोई बात छिपा रही हो। 29 जुलाई के बाद ममता से किसी ने संपर्क नहीं किया था। 2 अगस्त को जब अस्पताल ने ममता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दी, तब जांच शुरू हुई। पुलिस को नरेश की गतिविधियों पर शक बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उन्हें पता चला कि नरेश 1 अगस्त को पास के वॉलमार्ट गया था। वहां से उसने 3 चाकू खरीदे। इनमें से 2 चाकू का अभी तक कोई पता नहीं चला था, लेकिन एक चाकू पुलिस को बरामद हुआ। हालांकि उस चाकू पर ऐसी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली जिससे सीधे तौर पर ममता के गायब होने का संबंध जोड़ा जा सके। फुटेज में यह भी दिखा कि अगले दिन यानी 2 अगस्त को नरेश फिर से वॉलमार्ट गया, लेकिन इस बार एक दूसरे स्थान के वॉलमार्ट पर। वहां से उसने घर की सफाई के लिए उपयोग होने वाले कई केमिकल जैसे फिनाइल और अन्य सफाई उत्पाद खरीदे। यह व्यवहार असामान्य और संदिग्ध था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह कुछ साफ करने या छिपाने की कोशिश कर रहा है। नरेश का बार-बार वॉलमार्ट जाना और सफाई के सामान खरीदना पुलिस की जांच का अहम हिस्सा बन गया। उसके इस व्यवहार ने यह संभावना बढ़ा दी
कि ममता के गायब होने और इन गतिविधियों के बीच कोई संबंध हो सकता है। पुलिस ने नरेश से इन खरीदारी के बारे में सवाल किया, लेकिन नरेश ने इसे सामान्य घरेलू जरूरत बताया। हालांकि उसकी बातों और सीसीटीवी फुटेज के बीच स्पष्ट विरोधाभास था। पुलिस को अब यकीन हो चला था कि नरेश कुछ बड़ा छिपा रहा है और ममता की गुमशुदगी के पीछे उसकी किसी साजिश का हाथ हो सकता है। अब पुलिस की पूरी जांच नरेश की गतिविधियों पर केंद्रित हो गई। उन्होंने न केवल वॉलमार्ट की रसीदें और फुटेज को कब्जे में लिया, बल्कि नरेश के घर की गहराई से तलाशी लेने का भी फैसला किया। क्या नरेश अपनी पत्नी के गायब होने का कारण जानता था, या क्या वह किसी साजिश का मुख्यकर्ता था? यह अभी भी एक अनसुलझी पहेली थी। अब बारी थी यह साबित करने की कि कोर्ट में किस तरीके से यह मामला पेश किया जा सकता है। पुलिस ने कोर्ट में 2-3 बातें बताईं। पुलिस ने कहा, देखिए जनाब, हमने नरेश के लैपटॉप की जांच की और तमाम तरीकों से छानबीन की। चाकू नहीं मिला और ममता के शरीर के हिस्से भी नहीं मिले, लेकिन हमें शक है कि ममता की हत्या 29 जुलाई को ही कर दी गई थी। इसके बाद शरीर को इस तरीके से ठिकाने लगाया गया जैसा हमने पहले बताया था, कचरे में फेंक दिया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि नरेश को कई बार प्लास्टिक बैग ले जाते हुए देखा गया है, लेकिन जब नरेश के वकील कोर्ट में खड़े हुए, उन्होंने कहा, पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। जब तक कोई शव नहीं मिला है, पुलिस यह कैसे कह सकती है कि नरेश ने अपनी पत्नी को मार डाला है? नरेश आर्मी ऑफिसर रह चुका है और पुलिस विभाग में भी काम कर चुका है। वह ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। इसके बावजूद नरेश पर आरोप तय किए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, नरेश ने कई कोशिशें की कि पुलिस उसके तक न पहुंचे और सबूत मिटाने के लिए तमाम उपाय किए, लेकिन इसके बावजूद वह अपने जुर्म को छिपा नहीं सका। इस पूरे केस में चार्ज तय हो चुके हैं और उम्मीद है कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अब भी सवाल वही है, जिस तरह श्रद्धा वालकर केस में शव के टुकड़े नहीं मिले थे, वैसे ही ममता का शव कहाँ गया? उसने शव के टुकड़ों के साथ क्या किया? 3 चाकू भी सामने आए थे, जिनमें से 2 गायब हैं। वे चाकू कहाँ गए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की थ्योरी के अनुसार नरेश ही अपराधी है और उसने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है, लेकिन नरेश ने अब तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। फिलहाल नरेश अमेरिका की जेल में है और उसकी नन्ही बेटी की देखरेख एक सामाजिक संस्था कर रही है। यदि नरेश ने यह घोर अपराध किया है, तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।